नमस्ते एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 20 जनवरी 2022। तो चलिए हम अपनी यूपीएससी और स्टेट पीएससी की करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आप सभी के लिए अपडेट, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो घटना चक्र की सीरीज़ जो है आपको ट्रू आईएएस और पीसीएस की टीम की तरफ से देखने को मिल जाएगी। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ की शुरुआत आज हो गई है। इसके पहले जो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू में चल रही है, कंटिन्यूटी में, वो है हिस्ट्री। डेली एक स्टैटिक्स अपडेट जो है दोस्तों वो आपका कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जीके बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। यूपीएससी के करंट अफेयर और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर जो है इसको टारगेट करा जाएगा साइमल्टेनियसली। तो ये सारे इनिशिएटिव जो हैं दोस्तों वो आपको कवर करने हैं। इन डिस्कशंस की दोस्तों अगर आप पीडीएफ को अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद ये जो आइकन दिखेगा तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस ईमेल आईडी पर हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं, trueies1995@gmail.com। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डिस्कशन का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जीएसटी कंपनसेशन से रिलेटेड है। आपको जीएसटी कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर करनी है। पहली स्टेटमेंट आपके सामने ये कह रही है, ये जो जीएसटी कंपनसेशन है क्या इसको इस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है कि ये देखा जाता है कि स्टेट्स का जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और एक्चुअली में कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता था अगर जीएसटी नहीं आया होता, और दूसरे टैक्सेस जो जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं अगर वो नहीं करे होते तो स्टेट्स को कितना रेवेन्यू एक्चुअली में प्राप्त होता। क्या ऐसे कंपनसेशन के अमाउंट को कैलकुलेट करा जाता है? दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों आपके सामने है, जीएसटी कंपनसेशन जो है उसके अमाउंट को एस्टिमेट करने का तरीका ये है कि जो टैक्सेस जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं 2015-16 से, उसका रेवेन्यू का जो है एक एस्टिमेशन निकाला जाता है। इसको बेस माना जाता है जब हम लोग जीएसटी कंपनसेशन की बात करते हैं, और हर साल का 20% का ग्रोथ रेट जो है ये एज अ पैरामीटर लिया जाता है जीएसटी कंपनसेशन में। तो दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट्स आपके सामने दे रखी हैं, आपको जो है वो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों बताना है। ऑप्शन आपके सामने 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो स्क्रीन को पॉज करके दोस्तों करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है 1 ओनली। पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन जो है, जीएसटी को कैलकुलेट करने का, कंपनसेशन अमाउंट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ जीएसटी का। हिस्ट्री की अगर हम लोग इसको बात करें, जीएसटी जब लागू करने की बात करी गई यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये फियर था कि यूनियन गवर्नमेंट तो यार ये कह रही है कि सारे टैक्सेस जो अभी तक चलते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है रेवेन्यू जो प्राप्त होता है, वो अब सारे के सारे जो टैक्स हैं वो जाके मर्ज हो जाएंगे जीएसटी में, और जिन टैक्सेस से स्टेट्स को रेवेन्यू प्राप्त होता है वो एक तरीके से डिसॉल्व कर दिए जाएंगे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो रेडी नहीं थी जीएसटी को ज्वाइन करने के लिए। अब स्टेट गवर्नमेंट के इन डरों को दूर करने के लिए ज्वाइन तो करवानी था, और जीएसटी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ज़रूरी था कि ये हमारे देश का, क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा था कि डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये क्योंकि मॉनेटरी फेडरलिज्म को देश में दोस्तों चेंज कर रहा था, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाने की आवश्यकता पड़ी। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये जाकर बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से जो है जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ, जीएसटी के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा गया था। तो खैर वापस बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को जो डर था कि उनका जो है रेवेन्यू लॉस होगा अगर एक बारी जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, तो यूनियन गवर्नमेंट ने इनको दिलासा दिलाई कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और उनको कहा गया कि भाई साहब आप लोग डरिए मत, हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर जो भी रेवेन्यू लॉस आपको होगा जब से जीएसटी इंप्लीमेंट होगा उसके 5 सालों तक, अगर आपको कोई भी रेवेन्यू लॉस अगर होता है तो वी आर देयर फॉर यू, वी आर रेडी टू पे यू कंपनसेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट के डर को ऐसे दूर करा गया। और ये जो है एस्टिमेशन निकाली कैसे गई कि कंपनसेशन करी कैसे जाएगी, तो देखिए जितने टैक्सेस जो हैं दोस्तों 2015-16 तक जो चले आए
उसको बेस माना गया कि अगर ये टैक्सेस चल रहे होते तो स्टेट गवर्नमेंट को, पर स्टेट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू प्राप्त होता, उसका एक तरीके से एवरेज निकाला गया। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज्यूम करा कि हर साल जो है ग्रोथ परसेंट अगर 14% बढ़ती होती तो स्टेट्स को कितना रेवेन्यू प्राप्त होता। तो इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तिगड़म निकालकर जो है जीएसटी कंपनसेशन अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करा और स्टेट गवर्नमेंट को दिलासा दिलाई कि 5 साल तक अगर उनको किसी भी प्रकार का अगर लॉस होता है जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद, तो अगले 5 सालों तक राज्य सरकारों को जो है वो यूनियन सरकार जो है वो मदद प्रोवाइड कराएगी। तो ये है दोस्तों पूरा जीएसटी का कंपनसेशन का फंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने जो है वो स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट कंसिडर करिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL, क्या इसको स्टैब्लिश करा गया था? क्या ये एक प्रकार का चैनल था जिसके माध्यम से जो नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, अब क्या वो स्पेस एक्टिविटी को कैरी कर सके, इस मकसद से इसको बनाया गया था? दूसरी स्टेटमेंट, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर, क्या ये इसरो का कमर्शियल आर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर क्या ये इसका कमर्शियल आर्म है? आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दोस्तों जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नीदर 1 nor 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एग्जामिनर ने क्या करा कि स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर दी, मतलब ये NSIL यहाँ होना चाहिए था और ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर ऊपर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जो है वो इसरो का कमर्शियल आर्म बनाया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल आर्म बनाया गया। ये घोषणा सरकार ने करी 2019 में, ठीक है। तो जो NSIL है ना दोस्तों, वो कमर्शियल आर्म की तरह देखा गया है इसरो का, इसको कमर्शियल आर्म का दर्जा मिला है कि इसरो का ये एक कमर्शियल आर्म है जो कि स्पेस एक्टिविटीज को कैरी करेगा। दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर जो 2020 में आता है, ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा माध्यम बना जिसकी मदद से नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हैं अब वो भी स्पेस एक्टिविटी जो है वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, इस लिहाज से क्या है कि नीदर 1 nor 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, ऊपर नीचे इन्होंने स्टेटमेंट कर दी है, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है दोस्तों प्रीवियस करंट अफेयर की सीरीज में भी कवर करी थी। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप देखिए, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से जो हैं वो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक समय के जन आंदोलन है, ठीक है। इनमें से कौन से मॉडर्न डे पीपल मूवमेंट है एनवायरमेंट की रक्षा के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, चिपको मूवमेंट, दूसरा साइलेंट वैली मूवमेंट, तीसरा जंगल बचाओ आंदोलन, चौथा एपिको मूवमेंट, ठीक है। दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि ये जो एपिको मूवमेंट है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए ये कब लॉन्च हुआ, इसकी डेट क्या थी, इसको कौन सी स्टेट में लॉन्च करा गया और इसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था इसका एपिको मूवमेंट का, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से 1 2 and 3, 1 and 2, 1 2 3 4 और 1 2 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 2 3 4, चारों की चारों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, हमने कल देखा भी था इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, इनमें से कौन जो है वो एलिजिबल हैं आरबीआई के ऑन टैप लाइसेंसेस के लिए अगर कोई यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है? पहली स्टेटमेंट हमें ये दे रखी है, इंडिविजुअल और एंटिटीज जिनको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग और फाइनेंस में, क्या उनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल सकता है? दूसरा, ऐसे ग्रुप्स और कंपनीज जो इस लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एसेट वर्थ है वो 5,000 करोड़ होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्या ये दूसरी कंडीशन है? तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी को यूनिवर्सल बैंक्स का लाइसेंस अगर चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 ओनली। पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों जो है गाइडलाइन जारी करी थी अगस्त 2016 में कि यूनिवर्सल बैंक के लिए अगर लाइसेंस अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे क्या क्या, हु ऑल कैन अप्लाई टू गेट यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, ठीक है।
तो दो कंडीशन जो है वो आरबीआई ने रखी अपनी अगस्त 2016 की गाइडलाइन में। ऐसे इंडिविजुअल एंटिटीज जिनका एटलीस्ट 10 साल का जो है एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंस में, ठीक है, उनको मिल सकता है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी और ग्रुप को इस चीज का लाइसेंस मिल सकता है जिनका एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो पिछले 10 साल का। दूसरी कंडीशन, ग्रुप्स और कंपनीज भी हैं इन लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर सकती हैं अगर उनकी एसेट वर्थ 5,000 करोड़ रुपए है या फिर उससे ज्यादा है और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस जो है उनका वो 40% से उनके टोटल एसेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है इनमें से कौन से देश की सीमा जो है वो आर्मेनिया से नहीं लगती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद आर्मेनिया। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, जॉर्जिया, टर्की, इराक और अजरबैजान। तो सोच के बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इराक का जो बॉर्डर है वो आर्मेनिया के बॉर्डर को टच नहीं करता है। आइए मैं आपको मैप दिखाता हूं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आर्मेनिया और इसके आसपास बॉर्डरिंग कंट्री अगर आप देखें तो एक आपको देखने को मिलेगा जॉर्जिया, दूसरा टर्की, तीसरा ईरान है और चौथा है अजरबैजान। इराक नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन आपके सामने। आपको ये बताना है जो लाइसेंस दिया जाता है यूनिवर्सल बैंक के लिए इंडिया के अंदर वो कौन देता है। भारत की सरकार के द्वारा दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है या फिर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिवर्सल बैंक के लिए, यूनिवर्सल बैंक को जो है वो लाइसेंस दिया जाता है। कन्फ्यूजन आपको इस चीज़ में हो सकती थी कि एक तो यूनिवर्सल बैंक नाम है तो आप हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस में से किसी ऑप्शन को मार्क कर देते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सल बैंक्स इन इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस तो नहीं हो सकते। ठीक है, और भारत सरकार का काम ही नहीं है बैंकिंग को लाइसेंस देना, तो ये क्यों देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आरबीआई। आप एलिमिनेट कर इसको आराम से कर सकते थे। तो दोस्तों आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।